यारा असानू आन सवाल कीता किस्सा हीर दा नवा बनाइए जी। इस प्रेम दी झोंक दा सब किस्सा जिब सोनी नाल सुनाइए जी। नाल अज बहार दे शेर कह के रांझे हीर दा मेल कराइए जी। यारा नाल बह के विच मजलिसां मजा हीर दे इश्क दा पाइए जी। ये है मोहब्बत की धरती, हीर रांझा और मिर्जा साहिबा का जंग। इस मट्टी ने बहुत से बड़े नाम पैदा किए। इनमें से एक आज बाकमाल के मेहमान हैं। दरबारे आलिया शाह जेवना के सजादा नशीन साबिक वजीर दाखिला मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी 2018 में पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा और 1 लाख से जायद वोट भी लिए, लेकिन फिर भी हार गए। इस बार तैयारी बेहतर है? तैयारी देखें, तैयारी तो हमारी तैयारी तो साल के 365 दिन है ना, वो रहती है हमारी। 2018 में जो कुछ हुआ वो तो सारी दुनिया को मालूम है अब जी। उसमें मेरे साथ जो हुआ, मुझे 1,19,000 वोट मिले और हमारे पास, क्योंकि मैं देखें अरसे दराज से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हमारे जो लोग हैं जो इलेक्शन में हमारे काम करते हैं, जो पोलिंग स्टेशनों में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग का बाकायदा। तो हमारे पास वो जो फॉर्म थे, 435 पोलिंग स्टेशन थे हमारे, हर एक फॉर्म हमारे पास थे। उसमें मेरा 1,19,000 ज़्यादा वोट था। 13,000 वोट काट दिए गए और मुझे 1,06,000 वोट मेरे बना दिए गए और मुखालिफ को 400 वोटों से जिता दिया गया। और फिर मेरी जो रिकाउंटिंग की बात है जी, जो मैंने अप्लाई किया, तो जो क्योंकि वो जुडिशरी के एडिशनल सेशन जज साहब थे, वो यहाँ पे जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने ऑर्डर करके कि जी रिकाउंट होना है पूरे का 435 पोलिंग स्टेशनों का। 10 पोलिंग स्टेशनों के बाद जब मेरी जो लीड थी ना, वो 400 वाली, वो कम होनी शुरू, मेरे खिलाफ जो लीड थी वो कम होनी शुरू हुई, तो उनको डर पड़ गया, तो उन्होंने बाकी रोक दिया प्रोसेस इलीगली। लेकिन आपके सवाल पे जाते हुए वापस ही, अल्लाह का करम है जी, यहाँ के इलाके के जो अवाम है वो उन्होंने मुझ पर बहुत दफ़ा, मैं 6-7 दफ़ा यहाँ से अल्लाह के शुक्र से इलेक्ट हो चुका हूँ, तो मुझ पर उन्होंने एतमाद किया और मुझे मौका मिला कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकूँ। और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी इरादा तो है कि मैं एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि 2018 वाले या 2013 वाले हालात दोबारा यहाँ पे नहीं होंगे। कम से कम कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, कुछ ना कुछ जमहूरियत का जो अमल है वो देखने को मिलेगा। वक्त तय करता है कि फैसले ठीक थे या गलत थे। आज आप ये समझते हैं कि पैट्रियट बनाने का फैसला गलत था? नहीं, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था जी। और उस वक़्त के जो हालात थे, उनके ये लंबी ये बहस हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगा बड़ा शॉर्ट इसका मैं जवाब दूं। मैंने अल्लाह ताला खलीक रहमत करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद को इलेक्शन से पहले मैं 8-10 महीने उनके साथ रहा था दुबई में, और सारे जो इंटरेक्शन हो रहे थे उनके उस वक़्त के हुकूमत के साथ, जनरल मुशर्रफ के साथ, मैं उनका भी हिस्सा रहा हूँ और उनके साथ मैं इसमें शामिल था मैं जी। उसके बाद मोहतरमा ने उसको हमें सबको ये बावर कराया था कि इलेक्शन जब 2002 के होंगे तो पाकिस्तान आ जाएंगी। हालात वाक़ई ऐसे हुए कि वो नहीं आ सकी। उसके बाद हमें कहा गया कि आपने मज़ामत करनी है। इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम दुबई गए उनके पास, तो मैंने मोहतरमा से बात की। मैंने कहा जी ये आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। एक तो हम मज़ामत के लिए तैयार हैं, आप पाकिस्तान वापस तशरीफ़ खुद ले आएँ तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने कहा जी मैं आपको पता है कि सालों साल आपके साथ जद्दोजहद की है, जेलों में भी रहे हैं, कभी फिक्र नहीं की कभी किसी बात की, और कभी किसी बात से डरे भी नहीं हैं। बट उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने कहा जी मैं वापस नहीं आ सकती। तो फिर हमने कहा जी फिर आप हमें इजाज़त दें। और उस वक़्त अगर मैं बहुत दफ़ा पहले ये बात कर चुका हूँ, अगर हम ये फैसला न करते तो कभी इम्कान था, जो हमें बताया गया था कि वो इलेक्शन 2002 के नल एंड वोट हो जाने थे
और जो छोटी मोटी भी जमहूरियत आपको नज़र आई ना उसके बाद 2002 के बाद, वो भी शायद हमें ना मिलती। तो जो फैसले मैंने किए हैं, बहुत सारे फैसले ज़िंदगी में होते हैं जिन पे आपको रिग्रेट्स भी होते हैं, लेकिन ये ऐसा जो फैसला है, मुझे इस पर कोई रिग्रेट नहीं और मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। मैं अगेन ये भी अर्ज़ कर दूँ, यहाँ पे मुझे हंसी आती है, बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, एंकर भी हैं, तजिया निगार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जो कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर था, मेरे ऊपर नैब का प्रेशर था। मेरे ऊपर कभी ज़िंदगी में किसी का प्रेशर नहीं हुआ जी। भुट्टो के साथ इतने करीबी ताल्लुकात थे कि मोहतरमा आपके घर ठहरी, उन्हें छोड़ने के बाद उनसे मुलाकात हुई, इख्तलाफ सियासी ही रहा या ज़ाती हद तक चला गया था? देखें, भुट्टो फैमिली के साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं जी, और इसको शुरू हुए थे जब मुझे अलिफ दाल जीम सियासत की नहीं पता थी। मैं एचसन में था और गालबन ये 6वीं और 7वीं हमारी क्लास थी। मुर्तज़ा भुट्टो हमारे साथ पढ़ते थे, मेरे क्लास फेलो था मुर्तज़ा भुट्टो। तो उस वक़्त से मेरी भुट्टो फैमिली के साथ एक शनासाई का एक ताल्लुक़ है और उसमें अल्लाह ताला दोनों को खलीक रहमत करे, बेगम भुट्टो साहिबा को भी, नुसरत भुट्टो साहिबा को भी और बीबी को भी। बेगम भुट्टो साहिबा की मैं बेपनाह इज़्ज़त करता हूँ। वो उन जैसी शफीक खातून, इज़्ज़तदार खातून शायद ही को मिले। मैं उनको अपनी माँ का दर्जा देता था उनको, मेरे ज़ाती उनसे ताल्लुक़ात थे। और जब बीबी 86 में पाकिस्तान आई, हम खुद लाने वाले थे वहाँ पे। एक तवील अरसा वो हमारे घर पे लाहौर में क़याम करती थी और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। लेकिन 2002 के बाद मेरी ज़ाती तौर पे उनसे मुलाकात नहीं हुई। मेरी फैमिली के दीगर जो लोग हैं उनकी मुलाकातें होती रहीं, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी में वापसी कैसे हुई? 2017 में मुझे अप्रोच किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप वापस आ जाएं जी वहाँ पे। और मैं और हमारे बुज़ुर्ग थे मरहूम खालिद खलल साहब, मेरे भाई हैं सईद असद हयात, वो भी एमएनए रह चुके हैं, ज़िले के नायब नाज़िम भी रह चुके हैं। हम सब जाके ज़रदारी साहब को मिले। ज़रदारी साहब की जो सबसे बड़ी जो खसूसियात हैं मैं सियासत की बात नहीं करता, पीपल्स पार्टी की मैं पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं करता पंजाब में या किसी और जगह पे। आसिफ ज़रदारी साहब की जो सबसे बड़ी खसूसियात हैं ना, वो हैं कि वो लोगों को इज़्ज़त देते हैं और उनकी सही मानों में, यानी वो जो जिसको आप कहते हैं ना, उनकी वो पजीराई जो होती है ज़ाती तौर पे, वो उनको देते हैं। वो ख़ुद भी ख़ानदानी, उनका एक बड़ा ख़ानदानी पस मंज़र है। तो बुनियादी तौर पे हमें सिर्फ इस चीज़ ने मोटिवेट किया, क्योंकि हो सकता है हमारे हल्के में, इलाकों में पीपल्स पार्टी के वोट इतने ना हो, लेकिन जो उन्होंने इज़्ज़त दी, मेरे लिए वो इज़्ज़त बहुत बड़ी थी। और उसी वजह से हमने फ़ैसला किया कि जी हम पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। और फिर उन्होंने उसका अमली मुज़ाहरा भी किया कि आसिफ ज़रदारी साहब, उनके बेटे बिलावल भुट्टो साहब, दोनों हमारे घर जो है, हमारा असल आबाई घर है शाहजीबिना, वहाँ में दोनों तशरीफ़ लाए। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि दोनों बाप बेटा आए हैं, कभी इकट्ठे नहीं जाते किसी जगह, दोनों वहाँ पे आए। तो हमारे लिए ये बड़ी इज़्ज़त की बात थी। पर वो उन्होंने वहाँ एक आध दिन क्याम भी किया शाहजीबिना हमारे यहाँ पे। तो ये वजह थी हमारे पीपल्स पार्टी में शामिल होने की। बिलावल भुट्टो ने कभी आपसे गिला किया कि आपने उनकी वालदा को क्यों छोड़ दिया? नहीं, मुझे उन्होंने कभी आज से गिला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में चंद ही मजबूत उम्मीदवार हैं जो अपने हलकों से मेंबर कौमी असम्बली बन सकते हैं और जिनमें आपका नाम सरे फहरिस्त है। पार्टी में आपके पास कोई ओहदा है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सरे फहरिस्त उसमें हूँ जी, लेकिन यकीनन पीपल्स पार्टी में एक मकाम वहाँ पे है जी मेरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो इज़्ज़त देती है, मशवरे भी करती है। इस वक्त जब हम बैठ के बात कर रहे हैं, इस वक्त मेरा ओहदा नहीं है, लेकिन जब मैं पार्टी में शामिल हुआ था 2017 में, तो उस वक्त आसिफ ज़रदारी साहब ने मुझे ऑफ़र की थी, मुझे उन्होंने पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। वो खुद पार्टी के प्रेसिडेंट थे और मुझे उन्होंने पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। उसके बाद मुझे ऑफ़र्स आई उसके बाद, लेकिन मैंने ज़िंदगी में अल्लाह का करम इतना कुछ देख लिया है कि मेरे लिए अब ये ओहदे को मानी नहीं रखते। आप 20 साल से ज़ायद पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे, अब ख्वाहिश नहीं रही या पार्टी ने पूरी तरह कबूल नहीं किया? नहीं, मुझे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अभी भी बुलाया जाता है, मदऊ किया जाता है जी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ की ना मैंने कि मैं इतना तवील अरसा उसमें रह चुका हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाके ही अपनी को इनपुट दूँ और उससे पार्टी जो है
मुस्तफ़ीद हो या उसको कंसिडर करे, बहुत सारे फोरम्स होते हैं आपके पास जहाँ पे आप पार्टी के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, आप उनको बातें कर सकते हैं, आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं उनके साथ, आप गाइड कर सकते हैं, अपनी जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके हवाले से कर सकते हैं। और मैं पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पिछले सालों में बहुत से मीटिंग्स में गया भी हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिससे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको आगे आना चाहिए। और मैंने ये आसिफ ज़रदारी साहब से भी कहा है, और हमारे जो दीगर जिनको आप कहते हैं ना सीनियर हमारे जो लोग हैं, मैंने उनको भी ये कई दफ़ा का मशवरा दिया है कि आप अपने जगह पे आप नौजवान नस्ल को आगे आने दें। और हमारे पास बहुत सारे नौजवान, हमारे पास ख़वातीन हैं, हमारे पास नौजवान हैं, लड़के हैं, आदमी हैं जो कि एक उनका एक बड़ा भरपूर उनकी कमिटमेंट भी है, उनकी इनसाइट भी है। बिल्कुल ठीक है। इस हवाले पीपल्स पार्टी को अब बाएं बाजू की जमात कहा जा सकता है? हाँ, देखें, ये एक सवाल जो है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। जब मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, ये पुरानी बात करूँ 1976 में जी, उस वक्त पीपल्स पार्टी लेफ्ट ऑफ सेंटर थी, एक प्रोग्रेसिव जमात थी जी, और उसका उन्होंने अमली तौर पर मुजाहरा भी किया। भुट्टो साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर बने, जो उनकी पॉलिसीज़ थी, क्योंकि ये जो देखें ना, जब आप ये जमातों की आइडियोलॉजी की बात करती हैं तो बेसिकली दो इश्यूज़ पे आप उनको जज करते हैं। एक उनके इकोनॉमिक जो उनके प्रोग्राम है, दूसरा उनका सोशल प्रोग्राम क्या होता है। उस वक्त पीपल्स पार्टी लेफ्ट ऑफ सेंटर थी। बिल्कुल। बाद में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने पार्टी की कमांड संभाली, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ज़्यादा बनी सोशल डेमोक्रेट पार्टी के तर्ज पे। जिस तरह आप आमतौर पे, आप मिसाल अगर आपको मैं देना चाहूँ, तो हमारे जो स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, स्वीडन है, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारे जो हैं हमारे, नॉर्वे हैं, ये सारे सोशल डेमोक्रेट यहाँ पे प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं। अच्छा, आज के अगर आप आज के तनाज़ुर में बात करते हैं, तो आज के तनाज़ुर में मुझसे सही पूछिए ना, मेरा इसमें मैं कोई इसमें मुझे वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं बात करने में, कि जितनी जमातें पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं उनके प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। ना उनके इकोनॉमिक प्रोग्राम में कोई फ़र्क है, ना उनके कोई सोशल प्रोग्राम में कोई फ़र्क है, ना उनके कोई सियासी फलसफे में कोई फ़र्क है। 19-20 का फ़र्क होगा, ठीक है, बस आपके ज़ाविये देखने के होंगे, बाकी प्रोग्राम सब उनके एक ही तरह के हैं, तो कोई फ़र्क नहीं किसी जमात। पार्टी इक़्तिदार में आई और अब मेंबर कौमी असेंबली हुए, तो आप किस वजारत में अच्छा डिलीवर कर सकते हैं? मैं पिछले इतने सालों में ना जी, मैं बहुत सी वजारतों में मैं रहा हूँ मैं, और तकरीबन 9-10 वजारतों में रह चुका हूँ मैं। लेकिन मुझसे अगर आप पूछिए ना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें थी। कॉमर्स की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी ज़माने में, इंडस्ट्रीज थी, इंटीरियर की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी थी, बहुत सारी मिनिस्ट्री। लेकिन मुझे अगर सबसे कोई चैलेंजिंग मिनिस्ट्री नज़र आई ना, जिसपे मैं कोई अपना अपने इंटेलेक्चुअल इनपुट दे सकूं, अपना पूरा जो हमारा एक जिसको कहते हैं कि माइंड को इस्तेमाल करके एक इवॉल्व कर सकूं पॉलिसीज़, और जिसमें एक क्रिएटिविटी भी हो, इनोवेशन भी हो, वो था जब मैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट बना। अच्छा। माहौलियात का जो महकमा है और जो ये प्रोग्राम है, वो इतना वसी है कि आपकी ज़िंदगी का हर फैसेट जो है, आप नौकरी करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप आर्मी में हैं, आप सिविल सर्विस में, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिसमें भी आप हैं, एनवायरनमेंट का जो शोबा है वो हर एक को टच करता है। जी बिल्कुल, और इफेक्ट भी होता है, सारा दायरा इफेक्ट होता है। आप इसमें इतना कुछ, इसमें यानी एक अनएंडिंग एक ये है, एक फील्ड है जिसमें देयर इज़ नो लिमिट। और मुझे सबसे बड़ा चैलेंजिंग वो लगा, और मुझे सबसे ज़्यादा उसमें इत्मीनान भी हुआ कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट भी किया उसमें, उस हवाले से। जागीरदार हैं, पीर हैं, सियासतदान हैं, तो आपको लगता है कि आपके मुकाबले में कोई इलेक्शन में आम आदमी जीतना तो दूर, कोई आम आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता? क्या ये एक बेहतरीन जमहूरियत है? हमारा जो सिस्टम यहाँ पे है ना पॉलिटिक्स का, और एक देखें, एक सिर्फ पॉलिटिक्स के नहीं, मैं आपका हमारा जो सोशल सिस्टम भी है उसमें मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की आप ना लें, पॉलिटिक्स में मैं जवाब बाद में दूंगा, आप बाकी भी देखिए, जो बाकी फील्ड्स भी हैं उनमें भी किसी को कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं आने की, ओपन फील्ड है। लेकिन आप देखिए कितने लोग उसमें आते हैं। अब सिविल सर्विसेज देख लें, बाकी फील्ड्स देख लें, आज ये पॉलिटिक्स में
जी क्यों जवाब लंबा हो जाएगा, मैं इसको ज़रा कटेल करता हूँ। किसी को कोई पाबंदी नहीं है आने की, क्योंकि ये एक ओपन फील्ड है जी। आपने लोगों की खिदमत करनी है। इसमें आप अब मेरी जो जागीरदारी है वो लोगों को किस तरह मोटिवेट करेगी। आई डोंट थिंक आज लोग पढ़े लिखे हैं, नौजवानों को आज का एक रेवोल्यूशन आ गया, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन ने हर चीज़ जो है उसको वो पुरानी सोच को ख़त्म कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें जो हैं ये आउटडेटेड हो चुकी हैं। आपकी कज़न और सियासी मुखालिफ आबिदा हुसैन कहती हैं कि आप इलेक्शन में अपने माल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप जीत जाते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? पैसे के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पैसा तो लगाना है। आज का रेट पेट्रोल का 350 रुपया लीटर है, तो खैर आपने बाहर जाना तो पैसे होंगे आपके, तभी करेंगे ना आप। तो आबिदा हुसैन साहबा भी ये खुद खर्चा करती हैं, वो कोई मुझसे कम अमीर तो नहीं है वहाँ पे, वो भी करती हैं, सब लोग करते हैं। पैसा आज की अहम ज़रूरत है। आपने घर बार चलाना हो, अपने कारोबार करना हो, पॉलिटिक्स में आपको पैसे की ज़रूरत है। उस हवाले से आपका एक वो सवाल मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैं क्योंकि जागीरदार भी पीर भी हूँ जी, तो आपको मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले आप अगर एक लिस्ट देखें ना इलेक्शनों की, तो बहुत सारे पीर बहुत सारे हलकों में हार भी चुके हैं इलेक्शन। और सबसे बड़े 1988 की आपको मिसाल दूंगा मैं, पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा नाम था पीर साहब पगाड़ो जी। 1988 के इलेक्शन में वो अपने खैरपुर वहाँ से अपने हल्के से हार चुके थे। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, नॉट वो बहुत दफ़ा उनकी एक अपना एक उनका मकाम वहाँ पे है कि ये सिर्फ पीरी मुरीदी जो काउंट नहीं करती है। आपने अगर लोगों की खिदमत करनी है, आपने उनके मसाइल हल करने हैं और लोग समझते हैं कि जी आप उनके लिए बेहतर तौर पे उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, तो आप साथ खड़े होंगे। अगर वो समझते हैं कि आप नहीं होंगे तो नेचुरली फिर आपके वहाँ चांस बहुत कम होगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मकबूलियत में अब सबसे कमज़ोर तरीन दौर से गुजर रही है। आपके हल्के में पीपल्स पार्टी का कितना वोट बैंक होगा? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि पंजाब में जी पीपल्स पार्टी की वो सियासी स्ट्रेंथ नहीं है जो कि माजी में रह चुकी है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं और हमारी लीडरशिप को इस बात का इदराक भी है और उन्होंने इस हवाले से स्टेप्स भी उठाए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि बहुत सारे जो सियासी बैकग्राउंड के लोग हैं और जो अपने अपने इलाकों में वेट भी रखते हैं, असर रसूख भी रखते हैं, वो पार्टी में शामिल हुए हैं। तो वो पार्टी में शामिल होने का मकसद यही है कि उनको आगे पार्टी का मुस्तकबिल कुछ बेहतर नज़र आता है यहाँ पे। मेरे हल्के में जो आप कॉन्स्टिट्यूंसी की, क्योंकि आपने यहाँ की बात की है, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो असर रसूख है वो कुछ मैं कहूँगा मार्जिन सा है। वहाँ पे बहुत से हल्के हैं पाकिस्तान में, हमारे जहाँ 272 कौमी असम्बली के हल्के होते हैं, उनमें उनकी क्लासिफिकेशन आप करें, कईयों में पार्टियों का वोट ज़्यादा है, कईयों में कम है वोट। तो हमारे हल्के भी इसी किस्म के यहाँ पे हैं। तो क्योंकि हम खुद पार्टी के साथ शामिल होते हैं, अब जिस तरह पिछला इलेक्शन गुजरा, अब मुझे 1,06,000 वोट पड़ा, वो पड़ा तो पीपल्स पार्टी के अकाउंट में गया, तो फ़ायदा तो पीपल्स पार्टी को उस हवाले से हुआ। तो हमारे अपने ग्रुप का वोट था, सब कुछ था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने कंट्रीब्यूट किया पार्टी के लिए उस हवाले से भी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को क्या हम समझे कि ये एक किंग्स पार्टी की तरह की एक पार्टी है? देखिए, हमारी जो सियासत अगर आप स्टडी करें ना उसको, तो हमारी पॉलिटिक्स जो है वो पिछले, मैं ख़ासतौर पर 25-30 साल की बात करता हूँ आपसे, वो एक यानी लॉन्ग टर्म सियासत हमारी एज सच नहीं रही। वो शॉर्ट टर्म इलेक्शन टू इलेक्शन कैंपेन जो है ना, 4 साल 5 साल की मत के हवाले से हमारी वो सियासत रही है। और आप काफली को देख लें उस हवाले से, और बाकी जमातों को भी देख लें, तो इसी हवाले से इस्तेकाम जो पार्टी है, मेरे उसमें बहुत सारे दोस्त भी हैं, मेरे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने बहुत अर्सा काम भी किया है और मैं उनके साथ मेरी रिस्पेक्ट का रिश्ता भी ताल्लुक़ भी है। मैं उनको, मेरी अच्छी ख्वाहिशात उनके लिए हैं। अब देखना यह है कि वो किस तरीके से अपने आप को सियासी तौर पर अपने आप को वो मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं। ये उनकी लीडरशिप के ऊपर, उनकी तमाम जो कार्डर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। और इलेक्शन अभी होने वाले हैं, इससे बड़ा टेस्ट और क्या होगा कि इस टेस्ट में वो अपने इस
जो उनकी जो सियासी मशहूर है उनका जो उनका जो सियासी मेटल है उसको प्रूव करें और खुल के सामने आए वहाँ पे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मखदूम फैसल सालेह हयात के सामने ऐसे सवालात भी रखेंगे जिनके आप जवाबात जानना चाहेंगे। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। से ये बताइए कि आप 4 दिहाइयों से कौमी सतह पर सियासत करते नजर आते थे, अब सिर्फ झांकता की क्यों महदूद हो गए? बड़ा आपका ये अगेन एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं जो आपके सवाल से मैंने जो मतलब निकाला है वो ये है कि मैं इतना विजिबल नहीं हूँ जी। तो आजकल सियासत में गालबन एक वो स्टैंडर्ड बन चुका है कि आपने टीवी पे आना है तो आप सियासत में हैं, अगर आप टीवी पे नहीं आते तो आप समझे जाते हैं आप सियासत से बाहर हैं। मेरे लिए सियासत जो होती है, देखें, शुरू आपने करनी है अपने इलाके से, हल्के से, जहाँ से आपने इलेक्शन लड़ना है, जहाँ से आपने कोशिश करके इलेक्ट होना है वहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप एक्टिव हैं तो मेरे लिए वो सियासत की बुनियाद है, वो सियासत की नर्सरी है, वो सियासत का बेड रॉक है। बिल्कुल। उस हवाले से लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन की पीपल्स पार्टी में दोबारा जगह बन सकती है? मेरे दोनों के साथ बड़े करीबी मरासिम हैं, बड़े करीबी दोस्ती हैं। एतजाज़ साहब के साथ एक बड़ा तवील मेरा पुराना रिश्ता है और मैं उनके बेपनाह इज़्ज़त भी करता हूँ। मुझे कई दफ़ा सच पूछिए, मुझे एतजाज़ साहब पे मुझे दुख भी होता है। मुझे वो अगर मैं उनको कहूँगा तो वो बड़े माइंड करेंगे इस बात को। इतने उम्र सीधा हो गए हैं, वो उम्र सीधा भी इतने नहीं हुआ है वो, लेकिन ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग मैन हर लिहाज से। उनके साथ आप कभी सोशल महफिल में बैठे हो ना तो बोर नहीं कभी होने देंगे। उनकी गुफ्तगू शुनीद, उनकी शेर व शायरी इस तरह की है। कुछ उनकी बातों से मुझे, दोनों की बातों से मुझे इख्तिलाफ ज़रूर था। देखें, मैं भी पीपल्स पार्टी में हूँ ना, तो मेरे अपने ख्यालात हैं, मेरा अपना जहन है और हमें वो जो हमारी जो वो सोच है, हम पार्टी को जो रेलिवेंट फोरम है हम उसको हम एयर करते हैं, हम उसको बात करते हैं। लेकिन जब पार्टी का एक कलेक्टिव विजडम के साथ एक डिसीजन हो जाता है तो फिर अगर हमने उस पार्टी में रहना है ना तो फिर हमें उसका पाबंद होना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते या ये नहीं कह सकते कि हम अपना रास्ता अलग हम लें। और उसके देखें, आप तवीलें तो बहुत सारी बना सकती हैं, एक्सक्यूज़ आपकी बहुत सारी बन सकती हैं, ठीक। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख भी है इस बारे में। लेकिन मैं दोनों के लिए दुआ गो भी हूँ। दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं जी और अपने प्रोफेशन में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। नो डाउट। पावर पॉलिटिक्स का अरूज है, मकबूलियत से ज़्यादा कबूलियत अहमियत रखती है। मकबूल होने से कबूलियत में रहना बेहतर सियासी हिकमत अमली है। हमने तो यही देखा है। अभी जो मैंने आपसे पहले बात की 2018 की, तो गालबन मकबूलियत थी लेकिन कबूलियत नहीं थी, तो फंस गए। तो उसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। आप नवंबर में इलेक्शन होते देख रहे हैं, और क्या पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन आगे होने की सूरत में रुकावट डालेगी? आज जब हम बैठ के ये बात कर रहे हैं ना जी, तो मुझे कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि नवंबर में इलेक्शन क्यों ना हो, क्योंकि इस असम्बली की जो मुद्दत है 5 साल की पूरी हो रही है अगस्त की 12-13 तारीख को। और अगर वो पहले डिज़ॉल्व हो जाती है तो वो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, अगर पूरी एंड टाइम पे होती है तो 60 दिन में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होने चाहिए। देखें ना, हमारे अगर आइन है, हमें उस आइन को फॉलो करना होगा। आइन को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसके साथ बेपनाह और मसाइल जो हैं वो में दरपेश हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए किस हद तक संजीदा है? हर जमात संजीदा होगी और आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर इस हवाले से अपना होमवर्क का उसने बहुत कुछ किया भी है, कर भी रही है, और हम उस हवाले से अपनी हिकमत अमली पे आगे चल भी रहे हैं। और देखें ना, अगेन ये आप जहन में रखिए, पंजाब में तकरीबन 397 सीट्स हैं रिजर्व सीटें मिला के। अब ज़रूरी नहीं कि आपको 397 में से 200 आपके पास मेंबर हों तो आपने हुकूमत बनानी है। पंजाब में आपके पास ये एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आपके पास 1993 में अगर आप जाएं, आप तो उसके बहुत छोटी होंगी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पता हो, क्योंकि मैं उस ज़माने में मैं सीनियर मिनिस्टर बना था यहाँ पंजाब में। मंजूर भुट्टो साहब बने थे चीफ मिनिस्टर,
मंजूर भुट्टो साहब के पास 12 MPA थे और पीपल्स पार्टी के पास 125 MPA थे। तो 12 MPS की बुनियाद पर वो चीफ मिनिस्टर बन गया और 2-2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे। अभी आप रिसेंटली आप देखिए परवेज इलाही साहब के पास 16-17 MPA थे जी, और 16-17 MPS की बेस पर वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये सियासत में ये जो होते हैं ना चीज़ें, कुछ भी हो सकता ये बड़ी काउंट करती हैं। तो ज़रूरी नहीं आपने सबसे बड़ी पार्टी आपने होना है इसमें। आप कोलिशन के साथ आपकी हिकमत अमली कैसी होती है, आप पॉलिटिकली अपने आप को किस तरीके से आगे आप ठीक लेकर है। चलते हैं, आप गवर्नमेंट बना सकते हैं इसमें जी। आप जाती तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ जरदारी को वजीर आजम के लिए बेहतर चॉइस समझते हैं या बिलावल भुट्टो को? ये आप मुझसे बहुत मुश्किल सवाल करती हैं यहाँ पे। देखिए बिलावल जो है वो एक उनमें बहुत पोटेंशियल है और अभी पिछले सवा साल वो जो रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर, जी, उसमें आपको कई दफ़ा उसकी एक आपको ओपन एग्जीबिशन नज़र आई है उस पोटेंशियल की भी, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट भी किया है और फिर पाकिस्तान का जो मुकदमा है बैनुल-अक़वामी फोरमों में जाके उसको कंटेस्ट भी किया है। नहीं, आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनसे ज़्यादा जितना कोना मश सियासतदान आप उनको कह लें, आप उनको एक्सपीरियंस कह लें, और सबसे बड़ी बात जो है उनमें जो है वो जिसको आप कहते हैं ना कि वो इस पॉलिसी पे चलते हैं लिव एंड लेट लिव, जो कि आज के इस माहौल में आपको बड़ी कम मिलती है, नज़र आती है। जब तक आप और देखें सियासत किस चीज़ का नाम है, सियासत है आपकी अकोमोडेशन, गिव एंड टेक। उस हवाले से आपने लड़ाई तो नहीं करनी है ना। अब हमने 4 साल देख लिए पिछली लड़ाइयों का। So who is the better option in your opinion? ये फैसला उन दोनों पे छोड़ता हूँ मैं। अच्छा, राइट। फैसला वो आपस में करेंगे। आप फुटबॉल एसोसिएशन के सदर रहे हैं, फुटबॉल पाकिस्तान में क्यों तनज़ली की तरफ जाती नजर आ रही है? अगेन ये एक फुटबॉल के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ फुटबॉल जब मैं 2003 में बना था प्रेसिडेंट, और मैं 2019 तक रहा हूँ प्रेसिडेंट इसका फुटबॉल का जी। इस दौरान में हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि फ़ुटबॉल को ये टोटल ये एक ये ज़ीरो फुटबॉल था जब मैंने टेक ओवर किया। तो आउट ऑफ ऑब्सक्योरिटी बिल्कुल एक इसको खेलने वाला नहीं था, कोई पहुँचाने वाला नहीं था, मैं इसको मेन स्ट्रीम में लेके आ गया। बहुत कुछ किया है। मिसाल छोटी सी आपको मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। जब मैंने टेक ओवर किया तो हमारे जो बच्चे इंटरनेशनल मैच खेलने जाते थे ना, बच्चे और बच्चियाँ दोनों, बच्चियाँ तो नहीं थी उस वक्त, तो बच्चे जाते थे, उनको डेली 100 रुपये मिलता था। अब 100 रुपये पाकिस्तानी में कौन जाएगा आप देखिए। मैंने वो 100 रुपये को चंद सालों में ही मैंने डेली अलाउंस में कर रहा हूँ, उसको मैंने $100 में कन्वर्ट किया। तो हमने वसाइल रेस किए। पहली मरतबा मैंने वीमेंस फुटबॉल इंट्रोड्यूस किया। दुनिया में सबसे बड़ा नंबर 1 गेम फुटबॉल की है बिल्कुल। यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल हमारे यहाँ सियासत नज़र हो गया, जिस तरह बहुत सी चीज़ें और नज़र हो गई हैं। Do you know आपको पाकिस्तानी फुटबॉल का फ्यूचर लॉर्ड कहते हैं? देखें अब वो मैं किसी को मैं सबकी इज्जत करता हूँ जी, लेकिन हर एक का अपना जहन है ना। अब बात है कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करनी है जी। और मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मुझे जिसने फ्यूचर लॉर्ड कहा था मैंने उनसे बात कही थी, मुझे ज़रा आप आगे चल के बात करेंगे तो मैं आपसे बात करूँगा। बट देखें मैं आई रिस्पेक्ट, हर एक का राइट है जी टू देयर ओपिनियन। बिल्कुल सही। ठीक है ना। मैं उनके आप खुद भी फुटबॉल के प्लेयर हैं? नहीं, मैं नहीं राज। मैंने सारी ज़िंदगी या स्क्वॉश खेली है या क्रिकेट खेली है। मैंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैं ये खेलता रहा हूँ यहाँ पर। मैंने राइट। हमारी टीम कब वर्ल्ड कप में कम्पीट करेगी? बहुत मुश्किल है, वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर जिस तरह हम चल रहे थे ना फुटबॉल में, जिस तरह हम आगे जा रहे थे और इन बच्चों को एक्सपोजर हो रहा था, बच्चों और बच्ची दोनों का एक्सपोजर हो रहा था, तो ये क्योंकि देखें ना हमने इंटरनेशनल ये बैनुल-अक़वामी एक फील्ड है, उसमें हमने कम्पीट करना है। बिल्कुल। पाकिस्तान में एक स्पोर्ट जो है ना हमारी, उसने बाकी सारी स्पोर्ट्स को इक्लिप्स किया हुआ है, वो है क्रिकेट। ये देखें जब तक आप किसी स्पोर्ट्स को, और दुनिया भर में जो स्पोर्ट्स हैं वो डेवलप होती हैं कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स के साथ दुनिया भर में। हमारे यहाँ हमारे कॉर्पोरेट सिस्टम इतना मच्योर नहीं है कि उस लेवल पे उसको कर सके। हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ पे आप देखिए इनकी IPL जो है क्रिकेट की बता दूँ जी, हालांकि हमारी PSL भी बड़ी आगे चली गई है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
वहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो वही बात फुटबॉल की भी है कि रिसोर्सेज जितने आपके पास होंगे आप तभी डेवलप आप कर कर सकेंगे सकते हैं। आपको भी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर नहीं होंगे तो क्योंकि आपने दुनिया के साथ कम्पीट करना है, तो फिर मुश्किल दुनिया में एक एक जो प्लेयर है, आप देखें एक जो क्लब में खेलते हैं उनकी जो फीस है वो $100 मिलियन है एक प्लेयर की, और हमें साल का हमें पूरे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बजट $1 मिलियन से ऊपर नहीं होता था। $1 मिलियन भी मैं आपको शायद ज़्यादा बता रहा हूँ। तो देखें ना, फिर हम कमिट कैसे करेंगे। बिल्कुल। इसके बावजूद हमने कोशिश की है कि हम अपने बच्चियों को हम जितना मैक्सिमम हम उनको ग्रूम कर सकें, हमने करने की कोशिश की। बट ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जी, जो चलते रहते हैं। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद मखदूम फैसल सालेह हयात की फैमिली और उनके बच्चों के बारे में भी जानेंगे। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। दरबार आलिया शाह जीवना की रस्म चिराग के बारे में बताएं, क्या वाकई चिराग जलाने का कोई गहरा ताल्लुक है गद्दी नशीन की ज़िंदगी से? हमारी ये हज़रत शाह जीवना अलैहि रहमत की जो ये रस्म है ना, ये चिराग की जी, ये बुनियादी तौर पे ये 600 साल पुरानी रस्म है और एक इसकी तवील हिस्ट्री भी है। हज़रत शाह जीवना अलैहि रहमत के पोते थे पीर लदन इमाम। अच्छा। ये उनका उर्स होता है हर साल। अब ये जो एक बन गया है कि जी अगर चिराग बुझ जाए तो वो गद्दी नशीन के लिए या उस वक़्त के जो गद्दी नशीन के लिए ये एक बुरा ओमन होता है। इसका भी एक बैकग्राउंड है। अच्छा। इसका बैकग्राउंड ये है कि पिछले 5.5 साल में तकरीबन 2-3 दफ़ा हुआ है कि चिराग ऊपर जाने से पहले बुझ गया। अच्छा। एक आज से कोई मेरे परदादा थे, उनके ज़माने में हुआ तो उनकी हमारे हर दरबार मलंग भी होते हैं, जो होते हैं उनके हमारे दरबार पे भी मलंग हैं। तो जो चीफ मलंग था हमारा उसका इंतकाल हो गया 24 घंटे के बाद। और फिर ज़ाती तौर पे मुझे इसका इल्म है कि 1989 में मेरे वालिद साहब थे गद्दी नशीन, तो उन्होंने चिराग वो चढ़ाया और वो चिराग बुझ गया। अच्छा। 89 में, और अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। उनका हालांकि बिल्कुल ठीक थे वो। तो देखें ये चंद ऐसी चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी मत अल्लाह ताला के इख्तियार में। हम मुसलमान सारे हैं, तो हमारा ईमान है कि जी जो दिन आपका लिखा हुआ है, जिस दिन आपने जाना है, वो आपसे दूर नहीं हो सकता, आपने जाना उस दिन में। लेकिन उस ईमान के नाते हमने अपना काम करना। मैं बतौर गद्दी नशीन जी मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं पूरी वो जो हैं ड्यूटीज़ अदा करता हूँ। मैं 7 दिन मुझे दरबार शरीफ पे आलिया पे रहना पड़ता है और हमारी फ़ाइनल रस्म होती है रस्म चिराग। और ये हमारा जो उर्स है ना, ये देसी महीने के हिसाब से चलता है। अच्छा। हमारा ये एक चेतर है, एक बिसाख, ये 2 महीने हैं। उस हवाले से हमारा ये रस्म चलती है। आपके मुरीदों की कितनी तादाद होगी? बहुत हैं बहुत हैं। आपके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं? मेरे दो बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है और छोटी बेटी है जी। अच्छा। और दोनों माशाल्लाह शादीशुदा हैं और दोनों अपने अपने काम करते हैं। बेटा मेरा जो है वो अपनी कंपनी चलाते हैं, वहाँ पे वो यूएस में है और कनाडा में उनकी कंपनी है माशाल्लाह। वो उनका अच्छा कारोबार वहाँ पे अच्छा चला। पहले उन्होंने बाहर से अच्छी तालीम हासिल की और उन्होंने डिग्री भी ली अपना। वो डिग्रियाँ हम तो समझते हैं वो हमसे हमारे सर के ऊपर से गुजरती हैं, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था कि रोबोटिक इंजीनियरिंग भी कुछ चीज़ है। तो उन्होंने वो एमएससी की, मास्टर्स की रोबोटिक इंजीनियरिंग में। अच्छा। तो वो चला रहे। मेरी बेटी जो है जी वो माशाल्लाह वो बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हैं। तो उनका पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है? मेरा दिल तो पूरा है कि पॉलिटिक्स में आए वो, और इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर पॉलिटिक्स में। आप खुद बचपन में शरारती थे? जिस तरह हर बच्चा नॉर्मल होता है उस तरह था, बट नॉर्मल एक हमारी थी वो, जिस तरह अपब्रिंग थी अपना। कोई अपने बचपन की कोई ऐसा वाकया बड़ा शरारती सा हो जो आपको याद हो? उस ज़माने में तो फास्ट फूड नहीं था ना जी, जब हम ग्रो अप करे थे, ठीक है जी। तो हमें घर में हमें वो हमारे जो कुक था वो बर्गर बना के देता था। तो हम 3 बहन भाई हैं, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं तो बड़ा होने के नाते मैं अपने उस बड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए मेरी कोशिश होती है कि मैं एक के बजाय मैं 2-3 बर्गर उनसे ले लूं। भी खा जाओ। तो वो बड़ी डांट पड़ती थी अपनी वालदा से भी और वालदा से इस हवाले से। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, और भी इश्यूज इस तरह हैं चलते रहते हैं यहाँ पे जी। आपको कौन सा रंग और मौसम पसंद है?
रंग मेरा मेरा फेवरेट रंग जो है वो है ग्रीन और ब्लू, दोनों रंग मेरे बड़े पसंद हैं। अच्छा। मौसम मुझे सारे चारों मौसम पसंद है मुझे। मैं वो हूँ, वो कहते हैं ना मैन फॉर ऑल सीजन्स, वो हर मौसम में मैं अडेप्ट करता हूँ। मुझे हर मौसम की अपनी एक खासियत है और उसकी अपना एक फ्लेवर है, अपना उसका एक चाम है उसका जी, उस हवाले से। तो मुझे सारे पसंद। मुझे गर्मियों का मौसम पसंद है। अच्छा। जितना पसीना निकले उतना अच्छा है, आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा है उस हवाले से। That's good। फिर तो आइडियल मौसम चल रहा होगा आजकल आपका पाकिस्तान में। कॉफी प्रेफर करते हैं या चाय? नहीं, चाय जी, और चाय भी वो दूध पत्ती वाली। खाने में क्या खुद बना लेते हैं? मैं कुछ भी नहीं बनाता जी। अच्छा। मुझे किसी चीज़ का, बहुत अरसे पहले जब मैं बाहर पढ़ता था ना, मैं मुल्क से बाहर, उस वक्त मजबूरी होती थी, पैसे कम होते थे और वो खुद अपने छोटे से कमरे में किचननेट होती थी तो उसमें बनाना होता था। उस ज़माने में मैंने ऑमलेट बनाना सीखा था। अच्छा। उस हवाले से और अक्सर औक़ात ऑमलेट ही खाते थे, बस उसी में वही गुजारा करते थे वहाँ पे उस हवाले से। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या ख्वाब देखते हैं? पाकिस्तान एक हमारा तो देखे जी, हमारा तो आज पाकिस्तान अगर ना होता तो शायद आप मुझसे मेरे जैसे इंसान से आप इंटरव्यू ना कर रही होती। ये आज जो मैं जिस पोजीशन में हूँ, या इवन आप जिस मीडिया में ग्रुप से ताल्लुक़ है, या आपके और ये बाकी हमारे जो ये माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, ये पाकिस्तान की वजह से ही आज हमारी इज़्ज़त है। और हमें सबको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में हम करें या कलेक्टिवली हम करें, हमें अपनी इस पहचान को मजबूत बनाना है, क्योंकि हम इसको पहचान को मजबूत बनाएंगे, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। एक वक्त था आपकी खूबसूरती और आपकी अच्छी ड्रेसिंग के बहुत चर्चे थे, कुछ स्कैंडल्स भी थे। पाकिस्तानी हीरोइंस तो थी, लेकिन इंडियन हीरोइंस के साथ भी काफ़ी नाम वगैरह आते थे, तो उनमें कितना सच था? आपका ये सवाल है ना, ये इसकी सच पूछो तो तरदीद करने को दिल तो नहीं चाहता। लेकिन देखिए, हम जिस फील्ड में हैं, एक पब्लिक लाइफ में हूँ मैं, और यहाँ पे हर किस्म की बातें होती हैं, स्कैंडल्स बनते हैं। वो हमारा और स्कैंडल्स का चोली दामन के साथ है उसका, ठीक। तो जो भी आप पब्लिक लाइफ में होगा, उनके स्कैंडल्स बनते रहेंगे, बट ये बनते हैं स्कैंडल्स, बस इसको आप स्कैंडल तक ही रहने दें यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी नोट पे हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए बाकमाल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।